स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 8 सिल्क रोड अर्थात रेशम का रास्ता। इस पाठ के लेखक हैं निक मिडिल्टन। आज हम इस पाठ की हिंदी कहानी का अध्ययन करेंगे। हिंदी कहानी के अध्ययन से इस पाठ के प्रश्नोत्तर को समझना तथा ऑब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर देना आसान हो जाएगा। हिंदी कहानी को रेडियो स्टाइल में सुनने की सलाह दी जाती है। कहानी का पैराग्राफ नंबर 1। एक निष्कलंक अर्धचंद्र पूर्ण नीले आकाश में तैर रहा था जब सुबह हमने अलविदा कहा। लंबे फ्रांसीसी डबल ब्रेड के समान बादलों के विस्तृत परिक्षेत्र गुलाबी रंग से चमक रहे थे जब सूर्य ने दूर पर्वत की चोटियों पर एक सर्म से लाल गुलाबी आभा फैलाई। अब जब हम रवाना हो रहे थे, अबू लहामो ने कहा कि वह मुझे एक विदाई की भेंट देना चाहती है। एक शाम को मैंने उसे डेनियल के द्वारा कहलाया था कि मैं कोरा पूरा करने के लिए माउंट कैलाश रवाना हो रहा हूँ, और उसने कहा था कि मुझे कुछ और गर्म कपड़े लेना चाहिए। अपने टेंट में वापस जाकर वह एक लंबी बाहों वाला भेड़ की चमड़ी वाला कोट जो सभी व्यक्ति पहनते हैं लेकर आई। सेटन ने मुझे पकड़कर उसकी कार में चढ़ाया। हाँ, उसने कहा, ड्रोकवा सर। कहानी का पैराग्राफ नंबर 2। कहानी के लेखक निक मिडिल्टन कहते हैं कि हमने चंग टांग से बचने के लिए एक शॉर्टकट लिया। सेटन उस रास्ते से परिचित था जो हमें दक्षिण पश्चिम ले जाएगा, सीधे लगभग कैलाश पर्वत पर। उसने कहा, इसमें हमें कई ऊंचे पर्वत दर्रों को पार करना होगा। किंतु कोई समस्या नहीं है श्रीमान, उसने हमें विश्वास दिलाया। यदि बर्फ नहीं गिरी तो? उसकी क्या संभावना है, मैंने पूछा। मैं नहीं जानता श्रीमान, जब तक हम वहां नहीं पहुंचते। कहानी का पैराग्राफ नंबर 3। राबू की सम लुढ़कती पहाड़ियों से शॉर्टकट हमें लंबे चौड़े मैदानों के पार ले आया। उसमें और कुछ नहीं था, केवल कुछ बारहसिंगों को छोड़कर, जो शुष्क चारागाहों में चुगते और खाली स्थानों में भागते हुए हम पर क्रोध जताते जाते थे। इस कहानी के लेखक निक मिडिल्टन कहते हैं कि आगे का मैदान घास के बजाय पथरीला था, जहां जंगली गधों का एक बड़ा दल दिखा। सेटन ने हमें बताया कि जब हम उनके देखने से पहले ही हम उनके पास पहुंचे। क्यांग, उसने एक दूर धूल के धुएं की ओर इशारा करते हुए कहा। जब हम पास में पहुंचे तो हम उनके समूह को मुड़ते व एक ओर पास पास दौड़ते हुए देखते रहे, जैसे कि वे अपने पहले से निर्धारित कुछ करतब का अभ्यास कर रहे हों। धूल के मोटे बादल लहरों के समान शीतल साफ हवा में बदल गए। कहानी का पैराग्राफ नंबर 4। जब पहाड़ियाँ हमें एक बार फिर निर्जन प्रदेश से ऊपर लेकर जा रही थीं, हम एकाकी ड्रोकवाओं के पास से गुजरे, जो अपने पशु समूह की देखभाल कर रहे थे। कभी आदमी, कभी औरतें, वे अच्छी तरह ढके लोग रुक जाते और हमारी कार को टकटकी लगाए देखते, कभी कभी हमारी ओर हाथ हिलाते। जब रास्ता हमें उनके जानवरों के पास ले जाता
तो भेड़ें बचने के लिए कपटपूर्ण व्यवहार करती और हमारी गाड़ी से एक तरफ हो जाती। कहानी का पैराग्राफ नंबर 5। हम खाना बदोशों के काले टेंटों के पास, जो भव्य एकांत में थे, के पास से गुजरे। एक विशाल काला कुत्ता, एक तिब्बती विशाल और ऊंचा मैस्टिफ रखवाली करता मिलता। जब उन्हें हमारे आने का एहसास होता तो ये जंगली पशु अपने विशाल सिर उठाते और हमें अपनी नज़रों में बैठा लेते। जब हम उनके और पास आते तो वे ज़ोर ज़ोर से भौंकते हुए सीधे हमारी ओर आते, जैसे कि एक गोली बंदूक से निकली हो, उतनी ही सीधी, उतनी ही गति से। कहानी का पैराग्राफ नंबर 6। ये झबरे दैत्य अंधकारपूर्ण रात्रि से भी ज़्यादा काले, सामान्यतः चमकीले लाल पट्टे पहने होते हैं और अपने भारी भरकम एवं प्रचंड जबड़ों से भयानकता से भौंकते हैं। वे हमारी गाड़ी से पूरी तरह निर्भीक थे और सीधे हमारे रास्ते में आक्रमण करते थे। सेटन को ब्रेक लगाना व दिशा बदलना होता था। कुत्ता शांत होने से पूर्व लगभग 100 मीटर तक हमारा पीछा करता व हमें उसके क्षेत्र से दूर करता। यह समझना कठिन नहीं था कि चीन के साम्राज्य में ये तिब्बतन कुत्ते शिकारी कुत्तों की तरह लोकप्रिय क्यों थे, जिन्हें प्राचीन समय में सिल्क रोड के जरिए तिब्बत से भेंट स्वरूप लाया जाता था। कहानी का पैराग्राफ नंबर 7। अब हम बर्फ से ढके पर्वत देख सकते थे जो क्षितिज पर उभर रहे थे। हम एक तराई में प्रविष्ट हुए जहां नदी चौड़ी और अधिकांशतः बर्फ से ढकी, चमकीली सफ़ेद और सूर्य प्रकाश में चमकती हुई थी। पगडंडियां उसके किनारों से मिलती, इधर उधर घूमती व मुड़ती तुड़ती। जब हम ऊंचाई पर पहुंचे तो दर्रों के किनारे संकरे हो गए, मोड़ तीखे होते गए और जैसे जैसे हम चढ़ रहे थे, सेटन ने अब तीसरा गियर डाल दिया था। ट्रेक अब बर्फीली नदी से दूर हो गया था और बहुत खड़ी चढ़ाई पर आ गया, जिसमें बड़ी चट्टानें थीं जिन पर संतरे के रंग की काई चढ़ी हुई थी। चट्टानों के नीचे बर्फ के बड़े टुकड़े लगभग स्थायी शेड में लटके थे। मैंने अपने कानों में दबाव बनता अनुभव किया। मैंने अपनी नाक को पकड़ा, सुड़का लिया और उसको साफ किया। हमने एक अन्य जटिल मोड़ पार करने हेतु संघर्ष किया और सेटन रुक गया। उसने अपना दरवाज़ा खोल लिया था और इसके पहले कि मुझे मालूम पड़े क्या हुआ, वह नीचे कूद गया। बर्फ, डेनियल ने कहा, और वह भी कार से उतर गया। उसने ऐसा किया तो ठंडी हवा का झोंका अंदर प्रवेश कर गया। कहानी का पैराग्राफ नंबर 8। रास्ते पर सफ़ेद बर्फ का समूह हमारे सामने था, करीब 15 मीटर का। इसके पहले कि वह पिघला व कचरे की पगडंडी फिर से प्रकट हुई। बर्फ हमारे दोनों तरफ थी। उसने ऊपर स्लोप के विषम किनारे को चिकना बना रखा था। किनारे की ढाल हमारी गाड़ी को चढ़ाने के हिसाब से बहुत खड़ी थी, इसलिए बर्फ के ढेर के आसपास कोई जगह नहीं थी। मैं डेनियल के पास गया, जबकि सेटन बर्फ की पपड़ी पर चढ़कर सरकते हुए आगे की तरफ रेंग रहा था और उसे पैर से ठोंक रहा था, यह जानने के लिए कि वह कितनी मजबूत थी। मैंने अपनी हाथ घड़ी को देखा। हम समुद्र तल से 5210 मीटर की ऊंचाई पर थे।
कृपया ध्यान दीजिए, इस जगह पर लेखक निक मिडिल्टन समुद्र तल से 5210 मीटर की ऊंचाई पर थे। कहानी का पैराग्राफ नंबर 9। कहानी के लेखक निक मिडिल्टन कहते हैं कि बर्फ मुझे बहुत गहरी नहीं लग रही थी, किंतु खतरा उसकी गहराई का नहीं था। डैनियल ने कहा, जितना कि उसकी ऊपर की परत का। अगर हम फिसल गए तो कार पलट जाएगी, उसने सुझाया, और हमने देखा कि सेटन ने मुट्ठी भर भर के कूड़ा उठाया और उसे बर्फीली सतह पर फेंकना शुरू किया। हमने भी इसमें साथ दिया, और जब बर्फ मिट्टी से ढक गई तब डैनियल और मैं सेटन के बोझ को हल्का करने के लिए गाड़ी के बाहर ही रहे। उसने गाड़ी को पीछे लिया और बर्फीली सतह पर कार को आगे ले गया, जहां गंदी बर्फ थी, और बिना किसी विशेष परेशानी के उसकी लंबाई को पार कर लिया। 10 मिनट बाद हम अन्य अवरोध पर रुके। श्रीमान, अच्छा नहीं है, सेटन ने कहा जब वह फिर से निरीक्षण के लिए बाहर कूदा। इस बार उसने बर्फ के चारों ओर गाड़ी चलाने का निश्चय किया। स्लोप सीधी चढ़ाई का था और बड़ी चट्टानों से भरा था, किंतु किसी तरह से सेटन ने उसे पार किया। उसकी 4 पहियों से चलने वाली गाड़ी एक अवरोध से दूसरे अवरोध पर झुकती हुई आगे बढ़ी। ऐसा करने में उसने एक हेयरपिन मोड़ को काटा, फिर वह उस पगडंडी तक पहुंचा जहां बर्फ कटी न थी। कहानी का पैराग्राफ नंबर 10। कहानी के लेखक निक मिडिल्टन कहते हैं कि मैंने फिर से अपनी घड़ी चेक की, जबकि हमने चमकीली धूप में चढ़ना जारी रखा। हम करीब 5400 मीटर रेंग चुके थे और मेरा सिर भयानक रूप से फड़कने लगा। मैंने अपनी पानी की बोतल से पानी निकाला, जो कि तीव्र चढ़ाई में सहायक माना जाता है। अंततः दर्रे के शिखर पर 5515 मीटर पर पहुँचे। यह एक बड़े चट्टानों के टीले से चिन्हित थी, जो सफ़ेद रेशमी स्कार्फों से व कटे प्रार्थना झंडों से सजा हुआ था। हम सभी ने टीले की परिक्रमा घड़ी की दिशा में की, जैसी कि परंपरा थी, और सेटन ने गाड़ी के टायर्स चेक किए। वह पेट्रोल टैंक पर रुका और उसके ढक्कन को थोड़ा खोला, जिससे एक जोर की हिस्स की आवाज़ आई। नीचे के वातावरण का दबाव ईंधन को विस्तृत कर रहा था। यह मुझे खतरनाक लगा। हो सकता है श्रीमान, सेटन हंसा, किंतु कोई धूम्रपान नहीं। कहानी का पैराग्राफ नंबर 11। मेरा सर दर्द शीघ्र ही दूर हो गया जब हम दर्रे की दूसरी ओर नीचे उतरे। 2 बजे थे जब हम लंच के लिए रुके। हमने गर्म नूडल्स एक लंबे कैनवास टेंट के नीचे खाए, जो कि एक सूखी नमक की झील के बर्क कैम्प के हिस्से में थी। पठार चेचक के दागों की तरह नमक के खंडों, खारे पानी की झीलों और टेथिस महासागर से चिन्हित था। यह टेथिस महासागर, जो विशाल महाद्वीपीय संगठन के कारण आकाश में ऊपर उठने से पहले तिब्बत की सीमा पर स्थित था। यह भाग गतिविधियों का अड्डा था। आदमी कुल्हाड़ियों और फावड़ों को लेकर आगे पीछे पैर घसीटते चलते थे, और वे भेड़ों की चमड़ी से बने कोट और नमक से सने बूट पहने रहते थे। सभी लोग चमकी से बचने के लिए धूप का चश्मा पहने रहते थे। नीले रंग के ट्रकों की नमक के जखीरों से लदी पंक्तियां चलती थीं, जो चकाचौंध भरी सफ़ेद झील से निकलती थी।
कहानी का पैराग्राफ नंबर 12। दोपहर पश्चात हम होर नामक छोटे नगर पहुंच गए थे, जो कि मुख्य पूर्वी पश्चिमी राजमार्ग पर था, जो कि लहासा से कश्मीर तक का पुराना व्यापारिक रास्ता था। डैनियल, जो लहासा लौट रहा था, एक ट्रक में सवारी के लिए जगह मिल गई थी। अतः मैंने और सेटन ने उसको एक टायर की दुकान के बाहर अलविदा कहा। नमक की झील से नीचे उतरते समय हमने दो पंचर तेजी से एक के बाद एक झेले थे, और सेटन उनको ठीक करना चाहता था, क्योंकि अब उसके पास कोई अतिरिक्त नहीं बचा था। इसके अलावा जिस टायर को उसने उसके स्थान पर बदला था, वह उतना ही चिकना था जितना चिकना मेरा सिर था। कहानी का पैराग्राफ नंबर 13। इस कहानी के लेखक निक मिडिल्टन कहते हैं कि होर एक सख्त और दरिद्र स्थान था। वहाँ कोई वनस्पति नहीं थी, केवल धूल और चट्टानें, बरसों की उदारता से फैला कचरा, जो कि उसका दुर्भाग्य ही था। हालांकि यह नगर मानसरोवर झील के तट पर स्थित था। मानसरोवर तिब्बत का सर्वाधिक पूजनीय पानी का विस्तार है। यह प्राचीन हिंदू व बौद्धों की विश्व व प्रकृति का निसर्ग है और भारत की 4 महान नदियों का उद्गम स्थल है: सिंधु, गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र। वास्तव में केवल सतलज मानसरोवर से बहती है, किंतु अन्य नदियों के उद्गम स्थल कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग से निकलते हैं। हम उस महान पर्वत से कुछ ही दूरी पर थे और मैं आगे बढ़ने को बहुत उत्सुक था। कहानी का पैराग्राफ नंबर 14। कहानी के लेखक निक मिडिल्टन बताते हैं कि मुझे इंतज़ार करना पड़ा। सेटन ने मुझे होर की एक अकेली कैफ़े में जाकर चाय पीने को कहा। वह कैफ़े नगर में अन्य इमारतों की भांति ही खराब पेंट किए कंक्रीट से बनाई गई थी। इस कैफ़े में 3 टूटी खिड़कियां थीं। इनमें से एक झील का दृश्य दिखाकर सूखे की क्षतिपूर्ति करती थी। मेरी सेवा में फौजी वर्दी पहने एक चाइनीज़ युवक आया, जिसने मेरे आसपास का फैला ग्रीस और मेरे टेबल के आसपास पड़े चिन्हों को मेरे लिए एक गिलास व चाय का थर्मस लाने के पहले साफ किया। आधे घंटे पश्चात सेटन ने मुझे इस एकांत की बंदिश से मुक्त कराया और हम भी बहुत सारी चट्टानों और कूड़े करकट को पार करते हुए पश्चिम की ओर नगर से बाहर निकले, कैलाश पर्वत की ओर। कहानी का पैराग्राफ नंबर 15। होर में मेरा अनुभव मेरे द्वारा पढ़े गए यात्रियों के मानसरोवर झील के मुकाबले से विपरीत थे। एकाई कावागुची एक जापानी संत था जो यहाँ सन 1900 में आया था। वह झील की पवित्रता से इतना भाव विभोर हो गया कि वह अश्रुपूरित हो गया। 2 साल बाद स्वेन रेडिन, एक स्वीडन वासी का भी पवित्र जल पर वही प्रभाव हुआ, जो सामान्यतः इतने भावुक उद्देकों वाला नहीं था। कहानी का पैराग्राफ नंबर 16। कहानी के लेखक निक मिडिल्टन कहते हैं कि हम अंततः जब रवाना हुए तो अंधेरा हो चला था और 10:30 बजे हम दारचेन में एक गेस्ट हाउस के बाहरी हिस्से तक पहुँचे, और यह एक दूसरी कष्टप्रद रात सिद्ध हुई। होर नगर में खुले पड़े कूड़े के ढेर के बीच से निकलने के कारण मेरा जुकाम फिर बढ़ गया। यद्यपि सच कहूँ तो वह मेरे हर्बल चाय पीने के बाद भी पूरी तरह चला गया था। मेरी नाक का एक नुथना
फिर से बंद हो गया था और जब मैं सोने को तैयार हुआ तो मैं निश्चित नहीं हुआ कि दूसरा नुतना मुझे पर्याप्त ऑक्सीजन देगा। मेरी घड़ी ने बताया कि हम 4760 मीटर ऊंचाई पर थे। यह राबू से ज़्यादा ऊंचा नहीं था जहां मैं ऑक्सीजन के लिए कई बार मुंह खोल रहा था। अब तक मैं इन नाक संबंधी परेशानियों का आदी हो गया था, पर वे अभी मुझे डरा रही थीं। कहानी का पैराग्राफ नंबर 17। थका हुआ और भूखा मैं अपने मुंह से सांस ले रहा था। कुछ देर बाद मैंने एक नुतने से ही सांस लेना शुरू किया, जिससे कि काफ़ी ऑक्सीजन अंदर आई। परंतु जब मैं करवट बदल रहा था, मैं एकदम से जाग गया। कुछ गड़बड़ था। मेरा सीना अजीब रूप से भारी हो गया था और मैं उठकर बैठ गया। इस गतिविधि ने मेरे नुथनों को तत्काल ही साफ कर दिया और मैंने सीने में राहत महसूस की। अजीब बात थी, मैंने सोचा। कहानी का पैराग्राफ नंबर 18। कहानी के लेखक निक मिडिल्टन कहते हैं कि मैं लेट गया और फिर से कोशिश की। वही परिणाम, मैं निद्रा में खो जाने वाला था, जबकि मुझे संकेत मिला कि ऐसा ना करूं। ये वही आपात वैद्युत संवेग होंगे, किंतु यह वैसा नहीं था जैसा कि पहले हुआ था। इस बार मैं श्वास के लिए मुंह नहीं खोल रहा था, मैं मात्र सो नहीं पा रहा था। कहानी का पैराग्राफ नंबर 19। एक बार फिर तत्काल बैठ जाने से मुझे अच्छा महसूस हुआ। मैं आसानी से सांस ले रहा था और मेरा सीना सही था, किंतु जैसे ही मैं लेटा, मेरे साइनस जैसे भर गए हों और मेरा सीना अजीब महसूस कर रहा था। मैंने दीवार के सहारे बैठने की कोशिश की, किंतु मैं सोने के लिए शांत महसूस नहीं कर पा रहा था। मैं कारण पहचान नहीं पा रहा था, किंतु मुझे सोने से डर लग रहा था। मेरे अंदर की अनधिक आवाज़ कह रही थी कि अगर मैं सो गया तो फिर कभी उठ नहीं पाऊंगा। अतः मैं सारी रात जागता रहा। कहानी का पैराग्राफ नंबर 20। अगली सुबह सेटन मुझे डार्चेन के मेडिकल कॉलेज में ले गया। डार्चेन का मेडिकल कॉलेज नया था और बाहर से एक स्तूप की तरह दिखता था, जिसमें एक ठोस गेट था जो अहाते में प्रवेश कराता था। हमने कंसल्टिंग रूम देखा जो अंधेरा और ठंडा था, और उसमें एक तिब्बती डॉक्टर था जिसने कोई विशेष पोशाक नहीं पहनी थी, जैसा कि मैं आशा कर रहा था। कोई सफ़ेद कोट नहीं पहने, वह अन्य किसी तिब्बती की तरह पुलोवर व एक ऊनी हैट पहने था। जब मैंने उसे नींद न आने के लक्षण और लेटने के प्रति अरुचि बताई तो उसने कुछ प्रश्न पूछे, जबकि वह हाथ में नाड़ी चेक कर रहा था। कहानी का पैराग्राफ नंबर 21। तिब्बती डॉक्टर ने निक मिडिल्टन से कहा, यह सर्दी है। उसने आखिर में सेटन को कहा, सर्दी और ऊंचाई के प्रभाव, मैं इसके लिए कुछ दूंगा। मैंने उनसे पूछा कि मैं इतना ठीक हो जाऊंगा कि मैं कोरा कर सकूं। तब डॉक्टर ने कहा, अरे हाँ। उन्होंने कहा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं मेडिकल कॉलेज से एक लाल भूरा लिफाफा और कागज़ के 15 स्क्रू लेकर बाहर आया। मुझे तिब्बती दवा के 5 दिन का कोर्स दिया गया
और मैं तत्काल उसे लेना शुरू कर दिया। मैंने एक नाश्ते के बाद ली जाने वाली पुड़िया खोली और पाया उसमें एक भूरा पाउडर था जिसे मुझे गर्म पानी के साथ लेना था। उसका स्वाद दालचीनी जैसा था। लंच टाइम व बेड टाइम के पैकेजेस स्पष्टतः कम फर्क वाले थे। दोनों में छोटी भूरी गोल टैबलेट थी। वे शंकास्पद रूप से भेड़ की गात के समान थी, किंतु मैंने उन्हें लिया था। उस रात पहले दिन का कोर्स लेने के बाद मैं बहुत गहरी नींद में सोया, एक लकड़ी के लट्ठे के समान, न कि एक मृत व्यक्ति के समान। कहानी का पैराग्राफ नंबर 22। एक बार उसने देखा कि मैं जीवित रहने वाला हूँ, तब सेटन लहासा वापस जाने के लिए गया। एक बौद्ध होने के नाते वह जानता था कि अगर मैं मर गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु उसने सोचा यह व्यापार के लिए बुरा होगा। डार्चेन एक अच्छी की नींद के बाद इतना भयप्रद नहीं लग रहा था। वह अभी भी धूल भरा, कुछ हिस्से से परित्याग, जगह जगह मलबे के और कूड़े के ढेरों से भरा था, किंतु सूर्य साफ आसमान में चमक रहा था और मैदान के पार दक्षिण में हिमालय का दृश्य दिख रहा था, जिसमें बर्फ से ढका एक विशाल पर्वत गुरला मंदाता, जिसकी चोटी पर एक बादल का गुच्छा छाया था, दिखाई दिया। कहानी का पैराग्राफ नंबर 23। नगर में दो मूलभूत वस्तुओं के जनरल स्टोर्स थे जो चीनी, सिगरेट, साबुन और अन्य आधारभूत वस्तुएं और वैसे ही सामान्य प्रार्थना के झंडे रखते थे। इसमें से एक के सामने कुछ व्यक्ति दोपहर पश्चात एक खेल के लिए एकत्र थे। खेल का टेबल खुली हवा में बेतुका लग रहा था, जबकि कुछ आसपास की स्त्रियां एक छोटे ठंडे बर्फ के नाले में, जो कि मेरे गेस्ट हाउस के पास था, अपने लंबे बाल धो रही थीं। डार्चेन तनाव रहित, धैर्यवान अनुभव कर रहा था, पर यह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण नुकसान लेकर आया था। वहाँ कोई तीर्थयात्री नहीं थे। कहानी का पैराग्राफ नंबर 24। कहानी के लेखक निक मिडल्टन कहते हैं कि मुझे बताया गया कि तीर्थ के सीजन की बुलंदी पर नगर आगंतुकों से भरा पूरा रहता है। बहुत से लोग अपना स्वयं का निवास स्थान लेकर आते हैं। जब वे अपने खुद के टेंट यहाँ लगाते हैं तो इस स्थान को बड़ा बना देते हैं और यह मैदान पूरा भर जाता है। मुझे यहाँ आने का कार्यक्रम सीजन की शुरुआत में बनाना था, किंतु मुझे लगा कि मैं बहुत पहले आ गया था। एक दोपहर पश्चात मैं डार्चेन के एकमात्र कैफ़े में अपने विकल्पों पर एक कप चाय के साथ विचार कर रहा था। थोड़ी देर तक विचार करने के बाद मैं निष्कर्ष निकाला कि वे बहुत सीमित थे। स्पष्टतः मैंने अपने सकारात्मक विचारों के स्वयं सहायता कार्यक्रम में ज़्यादा प्रगति नहीं की थी। कहानी का पैराग्राफ नंबर 25। यदि मैं अपना बचाव करूं तो मेरी निद्रा संबंधी समस्याओं के साथ यह सब आसान नहीं रहा था, परंतु जिस तरह भी मैं इसे देखूं, मैं केवल इंतजार कर सकता था। तीर्थ का रास्ता काफ़ी कुछ पैरों से कुचला था, किंतु मैं अकेला उसको करने की सोच भी नहीं सकता था। कोरा सीजनल था, क्योंकि रास्ते के सभी भाग बर्फ से रुक जाते थे। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि बर्फ़ साफ़ हो चुकी भी है या नहीं, किंतु मैं उस डार्चेन के नाले की गंदी बर्फ़ से बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं था, जो कि अभी भी उसके किनारों पर लटकी थी। चूंकि सेटन जा चुका था, डार्चेन में मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे इतनी अंग्रेजी आती हो कि एक साधारण प्रश्न का उत्तर भी दे सके।
कहानी का पैराग्राफ नंबर 26। जब तक अर्थात मैं नोरबू से मिला, कैफ़े छोटी, अंधेरी और गुफा समान थी, जिसमें बीच में एक धातु का स्टोव था। दीवारें और भीतरी छत बहुरंगी प्लास्टिक की सीट से आच्छादित थी। विविध प्रकार की चौड़ी, नीली, लाल और सफ़ेद व मजबूत शॉपिंग बैग से बनी थी, जो संपूर्ण चीन में बेची जाती थी और एशिया के और यहाँ तक कि यूरोप के देशों में भी बेची जाती थी। वैसे तो प्लास्टिक आज सिल्क रोड से चीन द्वारा निर्यात की गई सबसे प्रमुख वस्तुओं में से एक है। कहानी का पैराग्राफ नंबर 27। कहानी के लेखक निक मिडिल्टन कहते हैं कि कैफ़े में एक अकेली खिड़की थी, जिसके पास मैंने स्थान लिया ताकि मैं अपनी नोटबुक के पन्ने देख सकूं। मैं एक उपन्यास भी लाया था ताकि मैं समय गुजार सकूं। नोरबू ने मेरी पुस्तक देखी जब वह अंदर आया और एक ऐसा भाव बनाया कि क्या वह मेरी लड़खड़ाती टेबल के पास मेरे सामने बैठ सकता है। तुम अंग्रेज हो? उसने चाय का ऑर्डर देने के बाद पूछा। मैंने कहा, हाँ मैं हूँ, और हम एक दूसरे से संवाद करने लगे। कहानी का पैराग्राफ नंबर 28। मैं नहीं सोचता था कि वह उन्हीं भागों का है, क्योंकि वह विंड चीटर व धातु की रिम वाला पश्चिमी स्टाइल का चश्मा पहने था। वह तिब्बती था, उसने मुझे बताया, किंतु वह बीजिंग में चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज में इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर में काम करता था। मुझे लगता है वह किसी तरह के फील्ड वर्क पर था। कहानी का पैराग्राफ नंबर 29। हाँ भी और नहीं भी, उसने कहा। मैं यहाँ कोरा करने के लिए आया हूँ। कहानी के लेखक निक मिडिल्टन कहते हैं कि मेरा दिल उछलने लगा। नोरबू कई वर्षों से कैलाश कोरा और उसके विभिन्न बौद्ध साहित्य में उसके महत्व पर अकादमी में पेपर्स लिख रहा था। नोरबू ने कहा कि उसने स्वयं कभी वास्तविक रूप से यह नहीं किया है। कहानी के लेखक निक मिडिल्टन कहते हैं कि जब मैंने उसे बताया कि किस कारण से मैं डार्चेन आया हूँ, तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, हम एक टीम बन सकते हैं। उसने उत्साहित होते हुए कहा, 2 अकादमिक जो पुस्तकालय से बच निकले। शायद मेरी सकारात्मक सोच आखिरकार काम कर रही थी। कहानी का पैराग्राफ नंबर 30। कहानी के लेखक निक मिडिल्टन कहते हैं कि मुझे नोरबू से मिलकर बहुत राहत महसूस हुई। नोरबू गेस्ट हाउस में ही रह रहा था। मैं उसकी इस वास्तविकता से प्रभावित था कि वह भी तीर्थयात्रा के लिए उतना ही अनुपयुक्त था जितना कि मैं। वह बार बार कहता रहा कि वह कितना मोटा है और बड़ी कठिनता से चल पाता है, बहुत ऊंचा है। वह मुझे याद दिलाता रहा चलना कितना थकाने वाला है। वह वास्तव में पेशेवर बौद्ध नहीं था, यह जाहिर था, किंतु उसमें उत्साह था और आखिरकार वह एक तिब्बती था। कहानी का पैराग्राफ नंबर 31। यद्यपि मैंने मूलतः यह कठिन यात्रा धर्मपरायण श्रद्धामय लोगों के साथ करने की सोची थी, पर सोच विचार के पश्चात मैंने निश्चय किया कि शायद नोरबू एक आदर्श साथी रहेगा। उसने सुझाया कि हम हमारे सामान को ले चलने के लिए कुछ याक किराए पर ले लेंगे। मैंने इसे अच्छा चिन्ह माना, क्योंकि उसका इरादा पर्वत की परिक्रमा में दंडवत नहीं करना था। संभव नहीं, वह जोर से बोला और टेबल पर भावोन्मादी हंसी से लोटपोट हो गया। यह उसका स्टाइल नहीं था और उसकी टोन भी बहुत बड़ी थी।
आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपके स्क्रीन पर बटन के रूप में दो वीडियो दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से किसी एक को चुनकर उस पर क्लिक करें और अपना आगे का अध्ययन निरंतर जारी रखें।